ऐसी भी कोई परिस्थिति हो सकती है जहां पर एक प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो फ्रेंड्स, नमस्कार। सत्यराज लॉज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में इसी बात का जिक्र होगा कि क्या एक प्राइवेट व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक मौलिक सिद्धांत है आपराधिक नियम में कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी आरोपित व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकता है जब उसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट हो और उस वारंट को किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने या न्यायालय ने इशू किया हो। ठीक है, लेकिन कुछ प्रावधान सीआरपीसी में ऐसे हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर को ये पावर दिया गया है कि वो बिना वारंट के भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो कि सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में ग्राउंड दिए गए हैं। उस आधार पर कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उन दिए गए कारण या आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक, अब देखिए सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में पहला पॉइंट ये है कि जब कोई व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया हुआ है जो कि संज्ञेय अपराध है, ठीक है, और वो संज्ञेय अपराध किसी ऑफिसर के समक्ष किया हुआ है, तो वो पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर सकता है। और संज्ञेय अपराध मतलब जो कि सेक्शन 2C में ऑफ द सीआरपीसी दी गई है। सेकंड पॉइंट ये है कि या तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई हो, ठीक है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई हो, विश्वसनीय सूचना मिली हुई हो, या कोई युक्त संदेह उत्पन्न करता हो किसी अपराध को करने के लिए, खासकर वो अपराध जो कि 7 साल तक की सजा का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ऐसे किसी आधार पर भी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। तीसरा आधार है कि ऐसे व्यक्ति के पास कोई अनलॉफुल इक्विपमेंट ऐसा शस्त्र पाया गया है जो कि हाउस ब्रेकिंग में इस्तेमाल होता है। चौथा, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, किसी कोड में या किसी राज्य के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो घोषित अपराधी है। ठीक, पांचवा है कि जिसके कब्जे से ऐसा चोरी को ही की हुई संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक, जिससे ये साबित होता है कि वो किसी अपराध में संलग्न है। छठा पॉइंट है कि जो पुलिस ऑफिसर के अपनी ड्यूटी करने में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करता है या वो लॉफुल कस्टडी से भागने का प्रयास करता है या भाग चुका है, ठीक है, जहां पर आर्म्ड फोर्सेस का कोई व्यक्ति, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आठवां पॉइंट ये है इसके खिलाफ रीजनल कंप्लेंट मिला हुआ है, विश्वसनीय सूत्र के आधार पर युक्त संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उसने कहीं ना कहीं प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन किया है, यानी लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन का वायलेशन किया है। तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस जब चाहे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 9th ग्राउंड है कि जब किसी कन्विक्ट व्यक्ति को कुछ शर्तों के अनुसार जेल से कुछ समय के लिए रिहा किया जाता है, तो वो रूल सेक्शन 356 में दिया हुआ है, और ऐसा प्रीवियस कन्विक्टेड व्यक्ति अगर उस रूल का उल्लंघन करता है तो उसे दोबारा पुलिस अरेस्ट कर सकती है, डेट टू विदाउट वारंट। ठीक, या कोई ऐसा 109 में सस्पेक्टेड ऑफेंडर है या 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, इसकी आदत पड़ चुकी है बार अपराध करने की, तो ऐसा व्यक्ति भी अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है जो 109 और 10 में दिया हुआ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। 10वां पॉइंट है जहां पर किसी दूसरे पुलिस थाने के पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट भेज रखी है कि सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया जाए, रिटन हो चाहे ऑरल हो। ठीक है, जब कुछ दूसरे पुलिस थाने के व्यक्ति ने पहले पुलिस थाने के ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया है गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र का आरोपित व्यक्ति वो
इस क्षेत्र में आ गया है। 11वां पॉइंट है, जब पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति से उसका नाम और पता पूछा है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इसने कोई असंज्ञेय अपराध कर रखा है, ठीक है, तो और वो एड्रेस और नाम बताने से इनकार करता है, तो सेक्शन 42 में पुलिस को ये पावर है कि नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में भी पुलिस शक होने पे किसी व्यक्ति से नाम पता पूछ सकती है, और व्यक्ति को मना करता है तो फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 42 में। जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 151 में ये पावर है कि किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए या घटित होने से रोकने के लिए अगर किसी भी सस्पेक्ट है, किसी पे शक है, तो वो गिरफ्तार कर सकता है, जिससे कि संज्ञेय अपराध घटित न होने पाए। 13वां पॉइंट है कि जहाँ पर एक रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया किसी अपराधी की सज़ा को कैंसिल करने का, सस्पेंड करने का, या उसके सज़ा को घटाने के लिए, ठीक है, और उस सक्षम सरकार ने, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऐसे रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया हो, तो फिर ऐसे सजा याफ्ता व्यक्ति को भी दोबारा पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, अगर वो बेल ग्रांट हो गया है या बाहर है। ठीक, उपरोक्त आधारों के सिवाय कुछ अन्य सेक्शन भी है जहां पर पुलिस व्यक्ति को बिना वारंट का अरेस्ट कर सकती है। वो है सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3, जहाँ पर प्राइवेट पर्सन का पावर दिया हुआ है। ठीक, देन सेक्शन 44 1 एंड 2, जहाँ पर मजिस्ट्रेट को पावर दिया हुआ है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का या आदेश देने का। सेक्शन 72, 74, 123 सबसेक्शन 6 एंड 432 सबसेक्शन 2, ये कुछ अलग सेक्शंस है जहाँ पर पुलिस अरेस्ट करती है अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। ठीक, साथ में 41 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि अंडर सेक्शन 155 सबसेक्शन 2 में जो नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस से रिलेटेड है, वहाँ पर पुलिस तब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक कि उसके पास वारंट ना हो इशूड बाय द मजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट। ठीक, इन सब के सिवाय कुछ अन्य ग्राउंड है जहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, जो मैंने क्रमवार लिखा हुआ है। अन्य आधार का पहला पॉइंट है जहाँ पर पुलिस बिना वारंट का अरेस्ट कर सकती है, जस्ट टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एट अ ट्रायल। ठीक है, विचारण के दौरान या अन्वेषण के दौरान अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जिससे कि वो नतीजे पहुंच सके कि आखिर किसने अपराध किया हुआ है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि ऐसे प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर पे भी प्रिवेंट कर सकती है, जैसे सेक्शन 151 में दिया हुआ है कि अगर जहाँ पर पुलिस को सस्पेक्ट लग रहा है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है, तो उस घटना को रोकने के लिए भी सस्पेक्टेड व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जहाँ पर ऑफेंडर को ये संभावना लग रही है कि वो ऑफेंडर हो सकता है कहीं अपने आप को छुपा ले या कहीं भाग जाए, देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाए। ठीक है, और या तो प्रोसेस ऑफ लॉ को डिले करने के लिए, या हैबिचुअल ऑफेंडर है वो, ठीक है, और बार बार अपराध न कर सके, इसलिए भी ऐसे अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि जो अरेस्टेड व्यक्ति है उसको बचाने के लिए, उसको हिमसेल्फ और साथ ही साथ जो बाहर कुछ उसके दुश्मन है उससे बचाने के लिए भी उसे अरेस्ट करके जेल में रख दिया जाता है, जिससे कि सही पता चल सके कि वास्तविक अपराधी कौन है। ठीक, फिर छठा पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है जिससे संभावना है कि वो शायद साक्ष्य के साथ हेरफेर करे। ठीक है, या किसी अपराध से संबंधित किसी साक्ष्य को बचाने के लिए भी ऐसे अपराधीकृत व्यक्ति को पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। और लास्ट है टू, ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है जो कि हो सकता है कि अपने बचाव में ऐसे साक्ष्य को नष्ट कर दे या ऐसे विटनेसेस को या एविडेंसेस को धमकाने की कोशिश करे जिससे कि उसके खिलाफ कोई बोल ना सके और वो जो है निरपराध घोषित कर दिया जाए। तो ऐसे अपराधियों या आरोपित व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके
जेल में रखने का प्रावधान इसलिए रखा गया है जिससे कि वो वास्तविक साक्ष्य के साथ हेरफेर न कर सके। अब अरेस्ट से संबंधित कुछ नियम है जो कि पुलिस अफसर को फॉलो करना चाहिए। अगर वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट अरेस्ट करते हैं तो इसकी सूचना तुरंत या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को दे देना चाहिए। ठीक। दूसरा है कि अरेस्ट और कस्टडी में अंतर क्या होता है। तो अरेस्ट में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को फिजिकली रिस्ट्रेन किया जाता है, ठीक है, और उनको रोका जाता है, यानी उसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में मनाही होती है, वो बिना परमिशन को नहीं जा सकता है। ठीक है। लेकिन जो कस्टडी होती है इसमें व्यक्ति को सीधे जेल में डाल दी जाती है। अरेस्ट में क्या होता है, वो सिर्फ रिस्ट्रेन करते हैं कि आप कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन कस्टडी में क्या होता है, वो सीधे पुलिस स्टेशन पे या किसी भी जेल थाने में गिरफ्तार डिटेन कर दिया जाता है। और मोड ऑफ अरेस्ट सेक्शन 46 में दिया हुआ है जो 3 तरीके से अरेस्ट किया जाता है। पहला ये कि या तो किसी आरोपित व्यक्ति को शब्दों के माध्यम से या एक्शन के माध्यम से एक जगह डिटेन कर दिया जाता है, ठीक है, वो ओपन प्लेस भी हो सकता है। दूसरा, उसकी बॉडी को टच करके किसी चीज़ से कन्फाइन कर दी जाती है या हथकड़ी पहना दिया जाता है। तीसरा तरीका है या तो उसकी बॉडी को कन्फाइन कर दी जाती है किसी प्रिजन में या जेल में डाल करके। ठीक। 41 कैपिटल ए से लेकर कैपिटल डी तक का पार्ट जो है वो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2008 से आया है जो कि सीआरपीसी में 2010 में जोड़ा गया है। ठीक है। तो इसमें एक मुकदमा भी है, केस है शौकीन वर्सेस उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित विधिवत कोई सूचना मिली है या तर्कपूर्ण संदेह है कि उसने कोई अपराध किया हुआ है, तो अगर उसे अरेस्ट करना जरूरी नहीं है और संज्ञेय अपराध है तो पुलिस को चाहिए कि वो अरेस्ट करने के सिवाय नोटिस ऑफ अपीयरेंस देकर के काम चलाए। ठीक है। हर बात पे अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। और इसी मुकदमे से ये हेल्ड किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आरोपित है और ये संभावना है कि उसने अपराध किया हुआ है जिसकी सज़ा 7 साल से कम है, तो ऐसे मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए, ठीक है, बल्कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस से काम चलाया जाए। 41B में प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और ड्यूटी ऑफ ऑफिसर के बारे में जिक्र किया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अरेस्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को चाहिए कि वो अच्छे से कंफर्म कर ले कि जिसे अरेस्ट कर रहा है उसका नाम सही है, वो सही दिख रहा है, आइडेंटिफिकेशन क्लियर है या नहीं है, इन सब का मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। और उसके जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके रिलेटिव से उस मेमोरेंडम पे साइन कराएं। ठीक। और तीसरी बात यह है कि अरेस्ट की सूचना अगर रिलेटिव नहीं है तो अरेस्ट व्यक्ति के फ्रेंड या उसके मित्र या दोस्त को जोड़ देना चाहिए, तभी अरेस्ट करे, यानी किसी न किसी उसके शुभ चिंतक की इसकी सूचना होनी चाहिए कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है। 41C जो है वो हर राज्य सरकार को एक दायित्व स्थापित करते हैं कि वो हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करे, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसकी सूचना तुरंत गिरफ्तार व्यक्ति के रिलेटिव या उसके मित्र या सहयोगी को सूचित किया जा सके। ठीक। 41D जो है ये राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन के बारे में बात करता है और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट में इसके जिक्र है कि जो आप 303 ऑफ द CRPC और सेक्शन 24 का 8 का प्रोवाइजो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने मनपसंद वकील से अपनी बात कह सके, यानी राइट टू हैव लीगल सजेशंस या एडवोकेट ऑफ हिज ऑन चॉइस, अपनी पसंद का वो वकील नियुक्त कर सकता है। ठीक है। और उसके पास ये भी अधिकार है कि वो FIR कॉपी या अपना मेडिकल एग्जामिनेशन या ये ग्राउंड जानने का भी अधिकार है जो कि उसे अरेस्ट
क्यों किया गया है या किस आधार पर किया गया है या किस प्रावधान को उल्लंघन के खिलाफ उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक। सेक्शन 43 ये आम लोगों के लिए बनाया गया हुआ है, यानी कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पे संदेह हो कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध या कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध किया हुआ है या प्रोक्लेम ऑफेंडर है, घोषित अपराधी है, उन सबको व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है और तुरंत गिरफ्तार करने के बाद किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द कर सकता है। ठीक। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जो है अगर कोई डेंजरस वेपन अपने पास रखा हुआ है तो उसको लेने का भी अधिकार पुलिस के पास भी है और प्राइवेट व्यक्ति के पास भी है जिसने गिरफ्तार किया हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर सर्च करना है, बॉडी सर्च करना है, तो ये राइट जो है वो प्राइवेट पर्सन के पास नहीं, पुलिस ऑफिसर के पास है। ठीक है। और लास्ट में एक बात ये है कि सिर्फ शक के बिना पे यानी सस्पिशन ग्राउंड पे कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ये सिर्फ पुलिस के पास पावर है। ठीक है। प्राइवेट व्यक्ति सिर्फ 4 ग्राउंड पे कि या तो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, संज्ञेय अपराध किया हो, प्रोक्लेम ऑफेंडर हो। ठीक है। ये 3 ग्राउंड है जिसके आधार पर प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और चौथी ये है कि उससे कोई डेंजरस वेपन भी छीन सकता है। ठीक। और कोई ग्राउंड प्राइवेट व्यक्ति के पास नहीं है। सेक्शन 44 ये बताता है कि मजिस्ट्रेट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, बस कुछ कंडीशन ये है कि मजिस्ट्रेट कोई भी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो यानी डीएम एसडीएम हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हो, और उनके समक्ष कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध करता हुआ दिखता है। ठीक है। और वो अपराध उसके यानी उन मजिस्ट्रेट साहब के क्षेत्राधिकार में आ रहा है तो वो किसी भी ऐसे आरोपित व्यक्ति जिस पे संदेह है कि वो अपराध कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, अगर उनको लगता है तो वो बेल भी ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही ये बताया गया है कि ऐसे मजिस्ट्रेट साहब किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को या तो गिरफ्तार कर सकते हैं या डायरेक्शन दे सकते हैं अरेस्ट करने के लिए जिसको लगता है कि वो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए एक केस है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस मुकदमे में ये हेल्ड किया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो पुलिस अफसर को तो देता ही है पावर और मजिस्ट्रेट को कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि सेक्शन 43 के अंतर्गत कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अगर उनके समक्ष ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस या प्रोक्लेम ऑफेंडर है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। और साथ में ये बताया गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वेच्छा से खुद आया हो या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने या किसी पुलिस ऑफिसर ने पेश किया हो तो वो उसे उस कस्टडी में लेंगे और उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे जैसा प्रावधान में दिया हुआ है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जब मजिस्ट्रेट समक्ष पेश किया जाए तो मजिस्ट्रेट साहब उसके साथ अकॉर्डिंग टू द लॉ जो प्रक्रिया फॉलो होगा उसके अनुसार उसके साथ ट्रीट करेंगे। दैट्स इट फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।